हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के सर इसी में। आज मैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेखपाल परीक्षा 2022 के लिए लेकर आया हूँ। इस वीडियो में 38 प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो आप लोग भी इन प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है? तो उसे वर्णमाला कहा जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अंग और अह। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान अस्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अर्ध तत्सम। अर्ध तत्सम इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? इस प्रश्न में कह रहा है कि मनुष्यता में कौन सा भेद है, कौन सी संज्ञा है, या विशेषण है, या क्रिया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। तो इसका सही उत्तर होगा भाववाचक संज्ञा। मनुष्यता में भाववाचक संज्ञा होती है। अगला प्रश्न, इंद्रियों को जीत लिया हो या इंद्रियों को जीतने वाले को एक शब्द में क्या कहते हैं? तो उसे इंद्रजीत कहा जाता है। सॉरी, ऑप्शन सी सही होगा, जितेंद्रिय कहा जाता है। जितेंद्रिय, तो ऑप्शन सी सही होगा। इंद्रियों को जीत लिया हो उसे जितेंद्रिय कहते हैं। अगला प्रश्न, से अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है? से किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा 9वें का डी सही होगा, अपदान। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा अपदान से। अपदान का मतलब होता है अलग होने का भाव जहाँ पे होता है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, वहाँ पे से विभक्ति का प्रयोग होता है, उसे अपदान कारक कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तन शब्द का लिंग निर्धारित करना है। तन शब्द का लिंग निर्धारित करना है, बताना है कि तन पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, या नपुंसक लिंग है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 10वें का पुल्लिंग सही हो जाएगा। तन जो है पुल्लिंग है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? इस प्रश्न में कहा गया है कि उत्तम पुरुष है सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो 11 का बी सही उत्तर होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर उत्तम पुरुष सर्वनाम आता है। पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष 3 भेद होते हैं इसके। कंचन एक कृशांगिनी युवती है, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? तो इस वाक्य में ऑप्शन ए में जो दिया गया है, शब्द चयन संबंधी अशुद्धि, शब्द चयन संबंधी अशुद्धि है इस वाक्य में। कंचन एक कृशांगिनी युवती है, इस वाक्य में शब्द चयन संबंधी अशुद्धि है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा, बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र, इसे अनौपचारिक पत्र कहते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र। अगला प्रश्न, तो हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या होती है। आपका ऑप्शन सही होगा बी, 4 ह्रस्व स्वर होते हैं। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न क्या कह रहा है? जिन समासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द कहलाते हैं। वे शब्द क्या कहलाते हैं? जिन समासिक पदों में पहला पद संख्या को व्यक्त करता है। तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे द्विगु समास। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक पद होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 16। सुहावना, लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन करना है। सुहावना, लिखाई व छलिया में कौन सा प्रत्यय लगाया गया है, इसी बात को पूछा गया है इस प्रश्न में। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में आवना, आई, इया। सुहावना में आवना प्रत्यय है, लिखाई में आई प्रत्यय है, छलिया में इया प्रत्यय है। इन्हीं प्रत्ययों को मिला के ये शब्द बना है। तो पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द तत्सम है, इन चारों ऑप्शनों में से बताना है। तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अमूल्य। अमूल्य शब्द तत्सम शब्द है और मछली, माँ, केला ये तीनों तद्भव शब्द हैं। अगला प्रश्न। जो शब्द संस्कृत भाषा में उत्पन्न या विकसित हुए हैं क्या कहलाते हैं? तो उन शब्दों को जो संस्कृत से उत्पन्न होता है, जो शुद्ध शब्द होता है, जिसमें कोई विकार नहीं होता है, उसे तत्सम शब्द कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन ए सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 19। व्युत्पत्ति के आधार पर किलकिल कौन सा शब्द है? व्युत्पत्ति के आधार पर किलकिल कौन सा शब्द है? तो ये है हमारा देशज शब्द है। किलकिल जो है देशज शब्द के श्रेणी में आता है। अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है? अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है? बताइए कि अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 21। जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को श्रव्य, भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है लेकिन वे वाक्य के अंग नहीं होते क्या कहलाते हैं? तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, निपात। वो वाक्य निपात वाक्य कहलाते हैं। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द का चयन करना है। 22 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि दिए गए विकल्पों में से शुद्ध विकल्प का चयन करना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, मूल्यवान, ब्रह्म, पृथक, क्लिष्ट। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जो है 22 का डी शुद्ध शब्द है, पृथक, और बाकी तीनों अशुद्ध शब्द हैं। प्रश्न संख्या 23। दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिनका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। तो सदा एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द है प्रत्येक। प्रत्येक को हम सदा एक वचन में प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न। वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है? वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है? तो 24 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 2। वाक्यों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है। अगला प्रश्न। वे सरल वाक्य क्या कहलाते हैं जिनमें 4 ऑप्शन दिया गया है 25 नंबर क्वेश्चन में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य में एक विधेय होता है, एक उद्देश्य होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 में कहा गया है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण कहलाता है, ऑप्शन सही होगा इसका, महाप्राण। महाप्राण कहलाता है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। जैसे कि क, ख, ग,
घ अंग। तो यहाँ पे जो दूसरा वर्ण होगा ख होगा और चौथा वर्ण होगा घ होगा। तो ये दोनों क्या होंगे? महाप्राण होंगे। दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होगा और कितना बच गया? पहला, तीसरा और पांचवा महाप्राण होगा। प्रश्न संख्या 27, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? तो 27 का सही उत्तर होगा संपृक्त ध्वनि। अगला प्रश्न, विपत प्लस जाल, विपत जाल में कौन सी संधि है? तो विपत प्लस जाल में होती है व्यंजन संधि। जहाँ पे भी हलंत आता है वहाँ पे व्यंजन संधि होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29, दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? बताइए इस प्रश्न में कि दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा दुर। दुर हलंत लगा है जिसमें, वो ऑप्शन सही होगा और बाकी तीनों ऑप्शन गलत होंगे। तो दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? दुर उपसर्ग है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से किसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो 30 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या कहा गया है? इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, इस शब्द में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है? मनोभावों को प्रकट करने वाले वे अविकारी शब्द जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं रहता कहलाते हैं। बताइए कि मनोभावों को प्रकट करने वाले वे अविकारी शब्द जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं होता है, उन शब्दों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है विकल्प बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और अनुबद्ध बोधक अव्यय। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विस्मयादि बोधक अव्यय। अगला प्रश्न, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? इस प्रश्न में कहा गया है कि वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो इस वाक्य में ऑप्शन डी में जो दिया गया है पुरुषवाचक सर्वनाम, ये इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न, नलिनी, कौरव, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं? नलिनी, कौरव, प्रिया, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कुमुदिनी। कुमुदिनी के जो कुमुदिनी शब्द है वो इस जो पर्यायवाची है नलिनी, कौरव, चंद्रप्रिया का पर्यायवाची कुमुदिनी होता है, या कुमुदिनी का पर्यायवाची नलिनी, कौरव, चंद्रप्रिया होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, शब्द युग्म यदा कदा के सही अर्थ युग्म का चयन करना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 34 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी, जब कब। यदा का मतलब होता है जब, कदा का मतलब होता है कब। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है? 35 नंबर प्रश्न, नियत। नियत, एक नियत में छोटी ई की मात्रा है और दूसरे नियत में बड़ी ई की मात्रा है। तो इनको बताना है कि इस शब्द युग के सही अर्थभेद कौन सा होगा। चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा नियत। नियत का मतलब होता है निश्चित, और बड़ी ई की मात्रा में जो नियत है जैसे लिखा गया है उसका मतलब होता है इरादा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 36, आलोचकों के अनुरूप हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा। इस वाक्य में किसी एक शब्द का संदर्भ और भाव की दृष्टि से उपयुक्त प्रयोग नहीं हुआ है, उस शब्द का चयन करना है। तो 36 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुरूप। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अब आप चल सकते हैं। इस वाक्य में कौन सी वृत्ति है? अब आप चल सकते हैं, इस वाक्य में कौन सी वृत्ति है? तो आप चल सकते हैं सामर्थ्य सूचक,
आप चल सकते हैं, आप में सामर्थ्य है, इसीलिए न चल सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामर्थ्य सूचक। प्रश्न संख्या 38 इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। तो चलिए इस प्रश्न को करते हैं, देखते हैं क्या कहा गया इस प्रश्न में। यदि हिंदी प्रश्नवाचक वाक्य का उत्तर हाँ या नो में दिया जा सके तो उसका अंग्रेजी अनुवाद करते समय वाक्य शुरू करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऑक्सिलरी वर्ब से। तो यहाँ पे ख़त्म होते हैं लेखपाल परीक्षा 2022 हिंदी प्रैक्टिस सेट। उम्मीद करता हूँ कि मेरा कंटेंट, मेरा वीडियो पसंद आया होगा आप लोग को। अगर पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।